चलिए, क्या हाल चाल है आप लोग के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। क्या हाल चाल है? पढ़ाई चल रही सही? पढ़ाई सही चल रही है आप लोग की? क्या रहे हैं आप लोग? रिवीजन हो रहा है? रिवीजन हो रहा है? रिवीजन हो रहा है? कैसे? कोई दिक्कत है? किसी चैप्टर में चाह रहे हो प्रैक्टिस करवा दूं मैं? बताओ। क्योंकि जो करनी प्रैक्टिस 15 तारीख से पहले कर लो। के बाद आप कोशिश यही करिएगा कि मोस्टली समय अपने साथ, खुद के साथ बिताइएगा। कि ये समय खुद के साथ जितना आप बिताओगे कॉपी किताबों में, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और जितना आप फ़ोन पर व्यतीत करोगे, उतना ही आपके लिए दिक्कत है। क्योंकि आप भी ये समझते हो कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको खुद ही समझना है। जब तक आप ये खुद क्वेश्चंस के साथ नहीं करोगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे और उस पर नहीं सोचोगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वीडियो देखकर या फिर कोई क्वेश्चंस को देखकर जब कोई टीचर आपको समझा देता है, उससे कितना फ़ायदा होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन की तो कल वन शॉट होगी, वहाँ देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी परमुटेशन की वन शॉट होगी। ठीक है। और अपना हिसाब से अब देखिए कि आपको जितनी भी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, देखो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स मैंने करवाई भी है यार। ठीक है। देखो मेरा प्रश्न बस ये है कि जितना मैंने कराया है, क्या वो आपको आता है? तो आप कहिए कि सर जी और प्रैक्टिस करें, तब ठीक है। कि जितना मैंने कराया है, यदि वो नहीं अभी तक पढ़ा है आपने सब कुछ, फिर और लेके क्या करोगे? पहले वो पढ़ लो। ठीक है। समझ रहे हो? बाकी देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि कल सुबह 10 बजे ही वाईटी पर आपको प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन की वन शॉट मिलेगी। ठीक है। मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, लगभग 5 से 6 घंटे का आपका वो लेक्चर चलेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद उसके बाद जल्दी स्टैटिस्टिक्स का भी होगा और कैलकुलस का भी रिवीजन मैं कराऊंगा। ठीक है, कैलकुलस की कुछ। और मैंने ये सोच के रखा है कि कुछ अ, एक दो सेशन और आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो मेरी क्लास होगी अब, आपकी परसों होगी मैराथन क्लास। परसों जो होगी मैराथन क्लास है, तो क्या बताओ कौन सा करवा दूं मैं उसमें? कल तो नहीं होगी क्लास मेरी, कल तो वाईटी पर ही होगी। परसों एक मैराथन क्लास होगी। अब बता दीजिए कि कौन से चैप्टर की करवा दूं मैं? हिस्ट्री और इंग्लिश वो साथ में ही चलेगा। क्या कह रहा है आशुतोष? क्या कह रहा है ये? लिमिट कराना है? यार मैं करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस मैंने सोच के रखा है कि मिक्स प्रैक्टिस इन द सेंस कि अ, मैं एक एक दो सेशन ऐसा लाऊंगा जिसमें क्या होगा कि
हर एक टॉपिक के, मतलब हर एक चैप्टर के जो सबसे ज्यादा, मतलब जो ज्यादा आए हुए हैं एग्जाम्स में, जो टॉपिक सबसे ज्यादा आए हुए हैं, देखिए कुछ तो होते हैं बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, उस सारे टॉपिक एक चैप्टर के, वो सारे चैप्टर के मैं कराऊंगा, तो वो मिक्स प्रैक्टिस में यही रखेंगे, और वो 10 तारीख के बाद होगी, तो 10 तारीख के बाद होगी, ठीक है। बाकी आपको ये देखना है कि मैंने जितना भी कराया है और जितना मैं कराऊंगा उसमें आपको की जरूरत कितनी है, आप कितना समझ रहे हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाने से बेहतर ये है कि जितना आपने लगाया है, जितना प्रीवियस ईयर लगाया है, जितना वो किया, उसको बार बार रिवाइज करिए। अब वो रिवाइज करने की उसको जरूरत नहीं है जिससे लगता है कि मुझे याद है, लेकिन जो लगता है मैं भूल जाता हूं, ऐसा ना हो इतना पढ़ के चले जाओ एग्जाम में फिर वो भूल जाओ। प्लीज समय समय पर रिवाइज कराइए, ठीक है। नहीं, कल परमुटेशन में देखो, परमुटेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें तो थ्योरी होती नहीं है। प्रोबेबिलिटी में हल्की फुल्की थ्योरी है, वो कराऊंगा, फिर क्वेश्चन ही होंगे। 80 से 90% तो क्वेश्चन ही होंगे परमुटेशन प्रोबेबिलिटी में, 10% कोई थ्योरी है उसमें, जितनी देर का लेक्चर चलेगा, ठीक है। चलिए फिर आज स्टार्ट हम हाइट एंड डिस्टेंस कर लेते हैं। देखो हाइट एंड डिस्टेंस ना, हाइट एंड डिस्टेंस में कोई टॉपिक्स नहीं है, ये जो आपने 10वीं में पढ़ा था, जो 11वीं में पढ़ा था वही है, बस क्वेश्चंस होते हैं इसमें। कई बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार नहीं आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में 90% केसेस में इसके हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आप शुरुआत में मत करिएगा, क्योंकि पहले जितने देर में इसके क्वेश्चंस को आप समझोगे ना, फिगर बनाओगे, उतने देर में 2 लिमिट और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हो चुके हों, यदि आपको आते होंगे तो। मैं आपको बता रहा हूं सीरियसली कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो एज कंपेयर टू कम से कम लंबे ही होते हैं, मतलब बाकी कैलकुलस के क्वेश्चंस, क्योंकि पहली बात तो इस चैप्टर को क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम टेकिंग होता है ये, ठीक। हाँ, आप चाहो तो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा तो काम है पढ़ाना, तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, देखो मैं बहुत ज्यादा बनाना नहीं है बोझ, ठीक है। मैं ये मना करता हूं कि आप ऐसा नहीं कि केवल 5 चैप्टर पढ़ के जाइए, लेकिन आप यदि 2-4 चैप्टर को छोड़ भी देते हो और बाकी चैप्टरों पर कमांड करते हो, तो भैया बाकी चैप्टर से कमांड करोगे तो मान लो आप 100, कम से कम आपको 100 क्वेश्चन जितने चैप्टर में आते हैं उतना तो कमांड करके जाना ही है, क्योंकि तभी आप आसान क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर पाओगे जिससे आप क्वेश्चन लगा लेते हो। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात का। चलो स्टार्ट करते हैं। जो आपने 10वीं में पढ़ा है ना, वही सब है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको नहीं पढ़ाया है ना, तो वो 12 बजे क्लास होगी, उसमें पढ़ा दूंगा मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस कई बार बहुत आसान आ जाते हैं, कई बार बहुत डिफिकल्ट आ जाते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं। मैथमेटिक्स में ना हर एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन और लालच बहुत आती है, यार ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो देखना है हमें कि भैया ऐसा तो नहीं कि हम 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में जो 100 क्वेश्चंस की तैयारी है हमारी वो बहुत बेहतर नहीं है, तो बेहतर ज्यादा करिए, ज्यादा जरूरी है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस, ये तो आसान क्वेश्चन है ये वाला। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर, वही वही 10वीं में जो पढ़ा था आपने, 11th में पढ़ा था ना, वही है वो, कुछ अलग नहीं है, बस क्वेश्चन का लेबल बढ़ जाता है, कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं है। अच्छा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है, ठीक है? तो ये वाला जब हम बोलेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, अवनमन कोण। तो जब ये वाला होगा तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, बस बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। द जब नीचे से ऊपर देखेंगे ना तो वो एलिवेशन है, ठीक है। पढ़ा होगा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस d मीटर्स फ्रॉम इट्स बेस, टावर्स के बेस से डी मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से, ठीक है, टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, वो आपको दिया गया है 30 डिग्री।
क्या दिया गया है 30 डिग्री। इफ द टावर इज 20 मीटर हाई, ये टावर जो है वो क्या है 20 मीटर हाई है, ठीक है 20 मीटर हाई है, तो फिर आपको क्या बताना है, डी का मान बताना है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ये तो आसान क्वेश्चन है, tan 30 कितना लगाएंगे, tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20/d कितना हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा 20√3। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, बैंक में नहीं खड़ा है बैंक मतलब किनारा। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, ठीक है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाई अ ट्री ऑन द अपोजिट साइड। यहाँ एक ट्री है, पेड़ है, क्या एक पेड़ है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अ पर्सन, या पर हिंदी में पढ़ लो, एक व्यक्ति जो नदी के किनारे खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित, ये देखो परिस्थित मिल गया है, लेकिन वो परिस्थित है, वो मिल गया आपस में, मिल गई है। परिस्थित एक वृक्ष का उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एक पेड़ है और इस पर जब आप एंगल एलिवेशन देख रहा है तो वो क्या है 60 डिग्री है। कितना है वो 60 डिग्री है, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है, व्हेन ही रिटायर्स 20 मीटर्स फ्रॉम द बैंक, रिटायर मतलब नौकरी नहीं छोड़ दी उसने, ठीक है वो क्या गया है, पीछे गया है 40 मीटर, वो पीछे गया है 40 मीटर, जब पीछे गया है देखो यहां से 40 मीटर, तो जो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन है उस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और एंगल कितना मिला है 30 डिग्री मिला है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम यहां पर हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एंगल क्या होगा, बढ़ेगा ना ऑब्वियसली। जैसे मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से बहुत दूर खड़े हम, तो बिल्डिंग को देखने में हमें बहुत ज्यादा एंगल नहीं बनेगा, जैसे यहां से केवल ऐसा बनेगा, लेकिन जैसे जैसे पास जाते जाएंगे हमें ऐसे मुंह उठाना पड़ेगा। अब जो हमारी आंखों से जो उसका एंगल बनेगा वो बढ़ता जाएगा, इधर एंगल बढ़ता है और इधर क्या होता है घटता है, ठीक है? इधर बढ़ता है और इधर क्या होता है घटता है। यही कह रहा है कि व्हेन ही रिटायर्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक ऑफ द बैंक ही फाइंड्स द एंगल टू बी 30 डिग्री, 30 डिग्री मिल गया। तो ब्रेथ ऑफ द रिवर बतानी है, यही तो है, यही तो है चौड़ाई। यहां खड़ा था वो, नदी के इस पार खड़ा था, नदी के उस पार ये वृक्ष था, तो यही चौड़ाई हुई, यही आपको निकालना है, डी मान लेते हैं। और कुछ गिवन है क्या, और कुछ नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, नहीं गिवन है तो इसको मान लेते हैं हम एच, ठीक है इसको मान लेते हैं एच। हाँ इसके मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद आपको एक डीपीपी अपलोड करा दूंगा जिसमें ये वाले क्वेश्चंस भी होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी। तो tan 60 कितना हो जाएगा बताओ, tan 60 कितना होगा इसमें, h/d। वैसे देखिए कोशिश करिएगा PYQ लगा लीजिए, ज्यादा मत प्रैक्टिस करिए इस पर, ज्यादा मत करिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस पर बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत लेंदी आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करिए, ठीक है समझ रहे हो। प्रीवियस ईयर लगा लो बस, बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फायदा क्या है, कई बार तो आ भी नहीं रहा है और एक दो आया वो भी लंबा आ गया, उस चक्कर में एक दो दिन तक प्रैक्टिस ही करते रह गए तुम। और tan 30 कितना आ जाएगा बताओ, tan 30 कितना आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा h/40 + d, h/40 + d। हमें d निकालना है, d निकालना है तो h को हटाना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। tan 60 √3 आ गया, tan 30 1/√3 आ गया, h से h कट जाएगा, 40 + d/d आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3d बराबर 40 + d बराबर 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। हाँ 11 बजे तक क्लास बंद हो जाएगी।
11 चलेगी, उसके बाद 12 बजे से चलेगी हमारी, कि 12 बजे से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। पी वाई क्यू ठीक है, इससे ज़्यादा मत लगाइए, पी वाई क्यू लगाने बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन है। मतलब 90% में 90% केसेस में क्वेश्चन लेंदी ही आते हैं, क्योंकि टाइम भी लगेगा ना, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। इन लैंग्वेज बड़ी खतरनाक सी होती है कई बार, इसकी फिगर ही बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। हाउस ऑफ द हाइट 100 मीटर, हाउस ऑफ द हाइट 100 मीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द विंडो। अच्छा, 100 मीटर हाइट पर एक घर है, 100 मीटर हाइट का घर है, 100 मीटर, बड़ा घर है ना यार, 100 मीटर तो बहुत होता है, ऐसा घर है यार, बिल्डिंग लग रही है भयंकर। चलो, हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर्स सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द विंडो ऑफ एन अपोजिट हाउस। एक घर है, ठीक है, एक घर है, आगे भी एक घर है, ठीक। मान लो यहां पर विंडो है, छोटी सी विंडो है यहां पर सामने वाले घर की। हाउस ऑफ 100 मीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द विंडो ऑफ एन अपोजिट हाउस। अच्छा, ये पूरा जो 100 मीटर का घर है, यहाँ सामने जो खिड़की है ना, पूरी खिड़की पर ये 90 डिग्री बना रहा है। मतलब ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री। लग नहीं रहा हो अलग बात है आप, ठीक है, मेरा फिगर है पर ये 90 डिग्री है, कि तो सर जी लग तो रहा नहीं है, तो यार लगने का कुछ नहीं कर सकते, मान लो बस, मान लो ये 90 है, ठीक है, लगना छोड़ो, लग रहा है कि नहीं लग रहा। इफ द हाइट ऑफ द विंडो इज 64 मीटर, मतलब इस विंडो की जो हाइट है यहां से वो कितना है, 64 मीटर, ये वाली विंडो यहां थी। देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउसेज, ये आपको निकालना है ऑलरेडी। क्या ये फिगर सही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर हो गया है क्या कि नहीं हुआ है, मुझे पता नहीं है यार, याद ही नहीं है मुझे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हो गया कि नहीं। मैं एक तो मैथ फाउंडेशन बैच में हुआ कि नहीं हुआ, मैं देखना पड़ेगा एक बार। बताओ, मैथ फाउंडेशन वाले बैच में हो गया है क्या, होंगे कुछ लोग। यार मुझे लग रहा था हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ है, हो गया। चलो पढ़ा देंगे, हुआ है चाहे मत हुआ है, यार पढ़ लेना। अच्छा ठीक है, ये देखो हाइट ऑफ द विंडो 60 मीटर है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउस चाहिए। क्या कर दें भाई, क्या कर दें, एक काम करते हैं, यहां से मिला लें क्या, ऐसा कुछ, यहां से एक मिला लेते हैं, यहां से एक एंगल ऐसा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये थीटा है और ये भी थीटा, इसको थीटा मान लेते, ये भी थीटा होगा, ये क्या है, ऑल्टरनेट एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहां पर यदि मैं टेन थीटा लगाऊं तो कितना हो जाएगा, 60/d, टेन थीटा हो जाएगा 64/d। मैं पता कई बार तो मैं क्लास ज्यादा इसलिए नहीं लेता हूं ना, क्योंकि मुझे पता है मैं लूंगा ना तो तुम क्लास में आओगे जरूर, और पूरा 10-20 घंटे तक क्लास करते रहो, मैं वो चाहता नहीं हूं। इस समय आप बहुत ज़्यादा क्लासेस करें, इसीलिए गैप भी रख रहा हूं मैं क्लास। मैं इसमें नहीं चाह रहा हूं कि मैं रोज तुम्हें 8-8 घंटे 7-7 घंटे इंगेज रखूं क्लास, ठीक है।
मुझे पता है लूंगा तो तुम जरूर आओगे। अब इतना क्वेश्चन करोगे भाई, जितना पढ़ा है क्या वो आपको याद है? हाँ ये है कि वो बच्चे आए जो पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं तो समझ में आता है, लेकिन जो नहीं भी पढ़े वो भी क्लास करने चले आओगे तो समय बर्बाद करोगे। जितना पढ़ाया है उतना बहुत है, ठीक है, उतने में आप बहुत कुछ कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, कौन सी तुम्हारी 300 में 250 पौने 300 सिलेक्शन होता है। ठीक है, यूट्यूब की अपनी मर्जी, आओगे नहीं आओगे, लेकिन ऐप पे कराऊंगा तो जरूर आओगे, मुझे पता है। अब देखो ये हो गया। और अच्छा डी निकालना है ना, तो और कुछ कर सकते हैं क्या? ये वाला भी इस्तेमाल कर लें, 1090 माइनस थीटा। अच्छा ये भी तो 64 होगा, 64 होगा तो ये कितना होगा 36। 1090 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 36 अपॉन डी। भाई ये डी है तो फिर ये भी तो डी होगा वाइट वाला। अब देखो ये कितना आ गया कॉट थीटा बराबर 36/d। टेन थीटा कितना आ जाएगा d/36 आ जाएगा। एक तो टेन थीटा ये मिल गया, एक टेन थीटा आपको ये मिल गया, दो इक्वेशन मिल गए। ठीक है, समझ रहे हो? टेन थीटा ये भी मिल गया और टेन थीटा ये भी मिल गया। 64/d यूट्यूब पर भी पहले बहुत प्रैक्टिस मैंने कराई है शुरू से ही, तो कोशिश ये करनी है भैया, वो सब इसीलिए कराया था क्योंकि मुझे लास्ट टाइम ना कराना पड़े। लास्ट टाइम अपना आप खुद पढ़ो ज्यादा, इसलिए पहले कराया था। ठीक 48 मीटर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 48 मीटर। चलिए बताइए, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत है बताओ। फोर्टी एट मीटर आ जाएगा। फिगर बनाना और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। कई बार फिगर में गलती हो जाती है, फिगर में गलत हो गया तो फिर आंसर गलत ही आना है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस ऑफ 60 मीटर हाई। 60 मीटर हाई एक क्या है, प्रकाश स्तंभ है। अरे यहाँ तो 600 लिखा हुआ है यार, 600 नहीं होगा 60 ही होगा। 600 नहीं, 600 नहीं, गलत बात। 60 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ जिसका आधार समुद्र तल पर है, के बेस जो है ना के, वो फिर भैया लेवल पर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट। यहां पर एक बोट है, यहां पर बोट है, ठीक है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये वाला एंगल जो ऊपर से हम देखते नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये 15 डिग्री दिया गया है। द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस। फुट ये है, बोट ये है, ये वाली डिस्टेंस सही मान लेते हैं, ये डिस्टेंस डी है, ठीक है। ये 15 डिग्री है तो फिर ये भी 15 डिग्री होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बताओ? 10 15 कितना हो जाएगा 60/d, ठीक है। 10 15 कितना होता है √3 - 1/√3 + 1 बराबर 60/d। तो d कितना हो जाएगा 60 √3 + 1/√3 - 1। हाँ पेड़ टूटेगा यहाँ पर भी। आंधी आने पेड़ टूटेगा। इसमें ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाओगे तो ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जिनको लगता है कि यार इसमें बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत है, मत ही लगाना यार। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मेरी बात मानो, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। यदि आप उनमें आपको लग नहीं रहा है कि हम सेलेक्ट, भाई इसके अलावा ये वाले चैप्टर से ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं भी आएंगे। अब 115 क्वेश्चन मान के चलो, भाई 5-10 तो ऐसे मान के चलो एग्जाम में जो आएंगे ना, जो आपको हवा भी नहीं लगेगी, पता नहीं किस टॉपिक से होगा, कौन सा क्वेश्चन लगेगा। आप 110 क्वेश्चन मान के चलिए जो आपको देखने में ठीक लगेंगे, अब उनमें से आपको पेपर देना। वो 10 तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे, कम से कम 10 तो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएंगे।
वो वही कहाँ का आ गया कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उसको छोड़ो। ठीक है, अब देखिए नंबर कहाँ पाते हैं बच्चे। शायद मैंने कल ही एक रिजल्ट देखा है जिसमें पहली रैंक जो बच्चा पाया है उसके 500 कुछ नंबर है, जो पहली रैंक जिसकी पाया रिटेन में। यार मैथ में कितना पाया होगा वो, सोचो 300 पा गया होगा क्या? सोचो एक बार, कितने मार्क्स हैं? 500 कुछ है शायद उस बच्चे के। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर बात समझ में आ रही है? वो मुझे लगता है 500 कुछ नंबर पाया है, मुझे लगता है 600 के करीब नहीं पाया है, 500 कुछ पाया, मैंने देखा था कल। अब वो तो मैथ में कितने नंबर पाया होगा वो, मुझे नहीं लगता 200 नंबर पाया होगा वो। लेकिन आप थंबनेल क्या देखते हो यूट्यूब पर, 250 प्लस 250 प्लस, ये भैया कितने को 2.5 प्लस आता है ये पहले सोचो। मुझे तो बहुत कम दिखते हैं, शायद जितने लोग एसएसबी क्लियर करके पूरा जाते हैं ना उसमें मुझे लगता ही नहीं है कि एक भी 250 पाता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अब बड़ी जल्दी आपको थंबनेल अच्छा लगता है 250 प्लस कैसे लाएं, 200 प्लस कैसे लाएं, कभी सोचे इन जो बच्चे एसएसबी सेलेक्ट होके पूरा आए हैं उनको आप देखोगे तो पता ये चलेगा कि यार उसमें उसमें 250 मुझे लगता ही नहीं कि कोई पाया होगा बच्चा उसमें। आप सोचो जो 600 नंबर रिटेन पा रहा है मुश्किल से, 600 भी नहीं पा रहा है वो, यार मैथ में कितना पा गया होगा? वो 250 पा गया होगा मैथ्स में, मतलब पूरे जीएटी में वो केवल 350 नंबर 300 नंबर पाएगा, पर इसका मतलब उसकी इंग्लिश फिजिक्स तो बेकार रही होगी और जीएटी उसको एकदम नहीं आता होगा। यही तो प्रूफ हुआ इससे, सोचिएगा एक बार। ठीक है, तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि 250 से ऊपर कोई भी जो एसएसबी क्लियर करके ओवरऑल जाता है 250 से ऊपर कोई बच्चा पाया होगा, मुश्किल ही लगता है कोई। कि आपके पास रिजल्ट यही बताता है। ठीक है, अब ऐसा तो तुम नहीं, तुम खुद भी सोच सकते हो कि तुम ये सोच रहे हो मैथ में 250 आ गया उसका और बाकी उधर केवल 300 आया कुल मिलाकर। मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। इसीलिए मैं बताता हूं ना, ये 250 200 ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है वो, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकली कोई पा ही नहीं रहा इतने दिनों से। ये आप देखिए, इसीलिए ये कहना कि समय कम पड़ रहा है उस समय की चिंता मत करिए, क्योंकि आपको 250 नहीं लाना है, आपको 200 नंबर नहीं लाना है, तो इसलिए 120 क्वेश्चन को मत देखिए आप ये देखिए कि मुझे 60 से 70 क्वेश्चन सही कितने करके आने हैं। 70-80 क्वेश्चन, 80 भी करके आओगे 200 नंबर आएंगे। और मैं बता रहा हूँ वो लड़का 200 से ज्यादा नंबर नहीं पाया होगा मैथ्स में, जो 550 पाया है टॉपर, 550 जितना भी पाया वो। If the angle of depression of a point A on the ground from the top of the tower 30 degree, the angle of elevation of the top of the tower from the point A will be, ये तो 30 डिग्री होगा वही चीज। ठीक है, ये तो सेम है, कॉन्सेप्ट ही है ये। आगे बढ़ते हैं। एट ए डिस्टेंस 2h फ्रॉम फुट ऑफ द टावर ऑफ हाइट h, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, at a distance 2h from the foot of the tower of height h, at a distance 2h from the foot of the tower of height h, मतलब हाइट h का एक टावर है। एट ए डिस्टेंस 2h फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जिसकी हाइट क्या है h है, इससे 2h डिस्टेंस पर। ठीक है, द टावर एंड पोल, द टावर एंड पोल एट द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, टावर के ऊपर क्या एक पोल है, इसके ऊपर क्या एक पोल है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। एट डिस्टेंस 2h फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑफ हाइट h, हाइट h का टावर है, इससे 2h डिस्टेंस पर। ठीक है, 2h डिस्टेंस पर। ठीक है, एक कोई पॉइंट है उसका टावर के साथ, एंड पोल एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के साथ और जो पोल के साथ जो कि टॉप ऑफ द टावर है उनके साथ इक्वल एंगल बना रहा है। मतलब ये यदि थीटा है तो ये भी आपका क्या है, थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर? ठीक है, ध्यान से पढ़ो। एट ए डिस्टेंस 2h फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑफ ए हाइट h,
टावर ऑफ, देखो सेंटेंस को थोड़ा मिलाइए, टावर ऑफ हाइट एच, एच ऊंचाई की मीनार, देखो एच ऊंचाई की मीनार के पाद से 2h दूरी पर स्थित एक बिंदु पर मीनार, एक बिंदु है उससे मीनार पर, और जो उसके शिखर पर स्थित एक डंडा है, पोल, इस शिखर पर स्थित एक जो पोल है उस पर जो एंगल बन रहा है वो सेम बन रहा है। ये फिगर समझ में आया आपको? दोनों एंगल क्या बन रहे हैं? सेम बन रहे हैं। तो आपको क्या बताना है? आपको हाइट ऑफ द पोल बताना है, मतलब इसको यदि मैं डी मान लूं तो आपको ये डी बताना है। कोई बात नहीं, टेन थीटा कितना होगा बताना मुझे, ये वाला, इस वाले में टेन थीटा कितना होगा? h/2h, मतलब 1/2। टेन थीटा कितना आ गया? 1/2। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? tan2 थीटा, tan2 थीटा कितना आ जाएगा बताओ? ये पूरा 2 थीटा होगा ना, 2 थीटा हो जाएगा h+d/2h, h+d/2h। अब आपको क्या निकालना है? आपको d निकालना है। तो tan2 थीटा कितना होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, h+d/2h। ठीक है, रख दो। तो 2 tan थीटा तो 1 हो गया, ऊपर 1 हो गया, 1 - 1/4 हो गया बराबर h+d/2h। तो ये हो जाएगा 4/3 h+d/2h, 8h बराबर 3h+3d। जब मैं एक तुम्हें बात बताऊं, अभी जैसे तुम्हारा एग्जाम आएगा ना, तो लगभग मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? जैसे तुम्हारा जैसे 21 तारीख को एग्जाम है, ऑब्वियसली 19-20 से तो मैं शायद 19-20 को मैं आपसे मुलाकात करूं। तो वो जो ड्यूरेशन के बाद जब नेक्स्ट क्लास शुरू होती है, बीच में मैं वैसा बताता हूँ, वो एक हफ्ता या जितने दिन का टाइम होता है बहुत बोरिंग सा होता है। तो इतना बोरिंग सा ऐसा लगता है क्योंकि रोज होता होता है कि एक गए और आए, क्लास में बच्चे दिखे, समय क्या रहेगा, कोई क्लास चलेगी नहीं शायद। अब तो एयरफोर्स का भी बैच नहीं चल रहा है, तो मेरी तो कोई क्लास होगी नहीं। ऐसा लगेगा ना एकदम नीरस सी जिंदगी हो गई है? एक हफ्ते तो अजीब अजीब है। कई टाइम अच्छा भी लगेगा, एक दूसरा दृष्टिकोण बड़ा ये भी है कि बहुत अच्छा लगेगा कि क्लास नहीं लेनी होगी, मस्ती से सोते रहेंगे। दूसरा ये भी लगेगा कि अरे यार अब ये है ही नहीं, ये बड़ी अच्छी होती, क्या कर सकते। और ऐसा भी तो नहीं है कि आप जैसे होता है ना कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, यदि मान लीजिए हॉस्पिटल आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा बना हुआ, तो या वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते कि चलो फिर मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी है। अब ये तो नहीं है कि आप हमेशा पढ़ते रहोगे मेरे से, यार ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं फिर मिलेंगे, वो ना मिलना पड़े मेरे से तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये भी नहीं कि नहीं बार बार आप ही से पढ़ेंगे, तो इसका मतलब बार बार मेरे से पढ़ने का मतलब ये हुआ कि तुम बार बार फेल हो रहे होगे एग्जाम में अपने, तो वो अच्छी चीज तो है नहीं। जैसे हुआ ना कि आप हॉस्पिटल करें और फिर आएंगे, और फिर आने का मतलब समझ रहे हो बीमार पड़ोगे, कौन चाहेगा बीमार पड़ना? ठीक है। If the angle of elevation of the top of the two towers from the middle point of the line joining their feet be 60° and 30° respectively, okay, then the ratio of their height, okay. So if the angles of elevation of the two towers from the, देखो इसमें बहुत टेढ़ी लैंग्वेज होती है, कि लैंग्वेज को तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है ना, लैंग्वेज में यही नहीं समझ में आता, इसलिए हिंदी पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी में बड़ी टिपिकल होती है इसकी, यही नहीं समझ में आता कि किससे एंगल की बात कर रहा है, किससे बन रहा है, टावर के हाई ऊपर से बन रहा है कि बॉटम से बन रहा है। तो हिंदी पढ़ लेना, इसकी ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है, चलो। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू टावर्स, दो टावर है हमारे पास, ठीक है, एक H1 है, H2 में, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, H1 है और H2 है। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू टावर्स फ्रॉम द, अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, दो टावर्स का, फ्रॉम द मिडिल पॉइंट, किसी पॉइंट से बनेगा, फ्रॉम द मिडिल पॉइंट
ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दियर फीट, इनके जो नीचे ये इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके मिडिल पॉइंट से, इसके मिडिल पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर का वो क्या है, ठीक है, वो क्या है 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो हमें ये दिया नहीं है किससे 60 है किससे 30 है, तो हम एक बना देते हैं 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, ठीक है, बात समझ में आ गई। देन द रेशियो ऑफ दियर हाइट, उनके हाइट का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए H1/H2। तो कोई बताइए tan थीटा tan 30 कितना होगा, tan 30 कितना होगा। अच्छा इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि हमें H1/H2 निकालना है, H2/H1 निकालना है, क्योंकि ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है। इसीलिए देखिए जो भी दिया है उसका 2:1 दिया है, तो 1:2 नहीं दिया है, नहीं तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ तो दिया नहीं है कि भाई किससे किससे लेना है, कोई कि एक छोटा होगा कोई एक बड़ा होगा। tan 30 कितना हो जाएगा, देखो ये दूरी d होगी, ये दूरी d होगी, और ये दूरी भी क्या होगी, d होगी, ये दोनों दूरी d होगी, ठीक है। तो tan 30 कितना आ जाएगा h/d, और tan 60 कितना आ जाएगा आपका H1/d, और ये H2/d आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं tan 30/tan 60। और मैं एक आध बार क्वेश्चन कभी ना कभी इसका कराऊंगा, इसके और थोड़े टफ क्वेश्चन किसी न किसी प्रैक्टिस सेशन में, अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं इसकी, इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं लाया हूं मैं आज, पहले ही कठिन दे दूंगा तो फिर तो वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करेगा तुम्हारा। ये डी कट जाएगा, tan 30 कितना आ जाएगा 1/√3, और tan 60 कितना आ जाएगा √3, तो ये H1/H2 आ जाएगा। H1/H2 जो आएगा वो 1:3 आएगा, मतलब 3:1 आएगा, में कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोच 1:√3 क्यों होगा, क्या यार लोग भी। चलो क्या कर रहे हो, 1:√3 कहाँ से आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वो यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो हो नहीं पाएगा, चलो किसी और क्लास में करा देंगे उसकी प्रैक्टिस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में लग गया टाइम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाउस इज 60 डिग्री, and the angle of depression of its base is 30 degree if the horizontal distance between the house and the tower 12 मीटर है, हाइट ऑफ द टावर चाहिए, टावर की हाइट चाहिए, ठीक है। तो ये टावर है और ये एक घर है, ठीक है, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो हिंदी में देखो, एक मकान के शिखर से, मकान का शिखर कौन है, टॉप, एक मीनार के शिखर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये क्या है आपका 60 डिग्री है, और पाद का है ये, ठीक है, पाद का, पाद का अवनमन कोण किसके, या इसके, इसका जो अवनमन कोण ये है वो कितना है आपका भैया, कहाँ गया, 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। और डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड टावर जो है वो 12 मीटर है, ये दूरी 12 मीटर है, तो क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर चाहिए, क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर, कि टावर की हाइट चाहिए, कोई बात नहीं। इसको यदि कुछ देर के लिए हम h मान लें और इसको हम x मान लें, तो मुझे h+x चाहिए, h+x चाहिए ना मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। tan 60 अच्छा ये 30 है तो फिर ये भी 30 होगा, tan 60 कितना होगा बताना मुझे, tan 60 जो होगा वो, इसको मैंने x माना है तो x/12, x/12, x बराबर 12√3 हो गया, ठीक है, x तो 12√3 हो गया, और tan 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर, tan 30 ये h है ना, ये दूरी h है, h/12 हो गया, h/12,
h/12 हो गया, h कितना हो गया 12/√3 हो गया। ठीक है, 12/√3 मतलब कितना हो जाएगा 4√3, 4√3 हो जाएगा ना h कितना हो जाएगा 4√3, h 4√3 हो गया, x जो हो गया 12√3 हो गया, तो मुझे x प्लस h निकालना है, वो कितना हो जाएगा 16√3। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फिगर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिगर बन जाएगा तो मुझे लगता है कि 50%, कई क्वेश्चन में तो 80 से 90% काम खत्म हो जाएगा, कई क्वेश्चन में 50% तो काम खत्म हो गया आपका। फिगर ही बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिगर गलत बना तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, अ ट्री इज ब्रोकन बाई विंड, वही वही, गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, पेड़ गिर गया, आंधी में गिर गया पेड़। अ ट्री इज ब्रोकन बाई विंड, इट्स अपर पार्ट, एक पेड़ था वो हवा से गिरा, और जो उसका अपर पार्ट है, मतलब सब थोड़ा ना गिर गया होगा, कुछ ही पार्ट गिरा होगा, अब जमीन से उखड़ के नहीं गिर गया है, पार्ट ऊपर से, ये वाला पार्ट, इट्स अपर पार्ट टचेस द ग्राउंड, ये जो पार्ट है नीला वाला वो यहां पर गिर गया, इतना टूटा और ऐसे गिर गया। क्या मतलब है, ये हाइट यदि h है तो ये हाइट भी h ही होगी, तो हाइट मत लेने इससे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ d है तो ये भी d होगा। एट अ पॉइंट टचेस द ग्राउंड एट अ पॉइंट 10 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, इससे 10 मीटर दूरी पर गिरा है, इससे 10 मीटर क्या है दूरी पर गिरा है ये। ठीक है, 10 मीटर क्या है दूरी पर गिरा है, और और कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है ये जब गिरा है तो। हाँ पेड़ गिर गया भैया, गिर गया, फिर टोटल लेंथ ऑफ द ट्री बतानी है, टोटल लेंथ बतानी है, मतलब ये h प्लस डी बतानी है, टोटल लेंथ बतानी है। ठीक है, टोटल लेंथ बतानी है, कितना होगा ये बताओ। देखो 10, ये 45 है तो ये 10 है, तो फिर h भी 10 होगा, h भी 10 होगा आपका। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। क्या बताना है यार, अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, इट्स अपर टचेस द एट ए पॉइंट 10 मीटर फ्रॉम ऑफ द ट्री, 5 डिग्री विद द ग्राउंड, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया 10। अब बताइए, अब ये वाली डी निकालना है आपको, तो ये 10 हो गया और ये भी 10 है, तो ये तो हाइपोटेनस है ना, ये 10√2 होगा क्या, फिर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट में, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हाइपोटेनस तो निकाल ही लोगे, ये 10√2 होगा, तो डी आ गया आपका 10√2, एच प्लस डी निकालना है आपको, तो 10 प्लस 10√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
बस ऐड कर दीजिए, क्योंकि पूरी बताना ना पूरा। ये तो डी जो है वो टूटा वाला पार्ट था यहाँ पर, ये भी पूरा पेड़ तो इतना था ना पूरा, एच प्लस डी बताना था। फ्लैग पोस्ट 20 मीटर हाई standing on the top of the house subtends an angle whose tangent is 1/6 at a distance 70 meter from the foot of the house. The height of the house is। तो भाई क्या क्या पूछ रहा है, पढ़ लें एक बार क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। A flag post 20 मीटर हाई स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हाउस, एक घर के ऊपर है, और घर के ऊपर है कितने मीटर का है ये, 20 मीटर का है। 20 मीटर हाई फ्लैग पोस्ट 20 मीटर हाई स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हाउस subtends an angle whose tangent is 1/6 at a distance 70 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ, एक पॉइंट है 70 मीटर दूर, ठीक है, उस पर ये जो फ्लैग पोस्ट है, ठीक है, समझ रहे हो, एक झंडा जो है, ये जो झंडा है एक किसी पॉइंट पर जो कि इससे 70 मीटर दूरी पर है, जो एंगल बना रहा है, जैसे अल्फा एंगल बना रहा है, तो उसका टेन अल्फा आपको दिया है 1/6। क्वेश्चन समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है, टेन अल्फा दिया है 1/6, समझ रहे हो, देखो ध्यान से पढ़ो। अ फ्लैग पोस्ट 20 मीटर हाई स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हाउस, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हाउस subtends an angle whose tangent is 1/6 at a distance 70 meter from the foot of the house. The height of the house is। ठीक है, ये आपको चाहिए, ऐसे चाहिए आपको, बताइए, निकालिए फटाफट, कैसे करेंगे इसे, खत्म हो गया, बस आखिरी क्वेश्चन है ये तो, बताओ। इसको मान ले अपनी मर्जी से बीटा, अपनी मर्जी से मान लेते हैं बीटा, समझ रहे हो, 10 अल्फा 1/6 दिया, ये समझ में आया, देखो लिखा हुआ है हुज टेंजेंट इज सबटेंड्स एन एंगल हुज टेंजेंट, ठीक है, और यहां पर लिखा है 10 इनवर्स 1/6 का कोड बना रहा है, कहने का मतलब यही है, अल्फा 10 इनवर्स 1/6 है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो 10 अल्फा है वो 1/6 है। अब देखिए ध्यान से, 10 बीटा कितना होगा इसमें, 10 बीटा होगा h/70, h/70, और 10 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, ये पूरा, तो 20 प्लस h/70, 20 प्लस h/70, ठीक है, बस ये कितना हो गया, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा बराबर 20 प्लस h/70। अब क्या कर लीजिए, 10 अल्फा 10 बीटा सबका मान पता है, 10 अल्फा कितना है 1/6, 1/6, 10 बीटा कितना है h/70, और 1 माइनस 10 अल्फा कितना है 1 बाई कितना 6, और 10 बीटा कितना है h/70 बराबर 20 प्लस h/70। बस इसको कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे h कितना आया, कैलकुलेट करके बताओ h कितना आया, कैलकुलेट करके बताइए इसे। कैलकुलेट करके बताओ फटाफट कितना आ रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन होगी, कर लीजिएगा, h आ जाएगा, ठीक है, कर लेना, अब इसमें से कोई ना कोई तो एक आंसर आएगा ही, कि मैंने बताया, ये समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है इसमें पूरा। देखिए जब कभी ये बोले कि ये इतना, ये जो फ्लैग पोस्ट है ये बना रहा है इसके साथ अल्फा, तो फिर ये पूरा नहीं ले सकते
भाई ये बना रहा है तो ये आकर ऐसे एंगल बनाएगा ना यहाँ पर अल्फा, ये वाला पार्ट अल्फा होगा, केवल इतना पार्ट, इतना पार्ट केवल अल्फा होगा, ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे वाला पॉइंट इस पूरे के साथ जब बनाता, इस पूरे के साथ बनाता, इतने के साथ, तब अल्फा हम बोलते, ध्यान रखिएगा। चलो चलो फिर इस क्लास को रहने देते हैं, समझ में आ गई बात। के बाद कल आपको जो क्लास मिलेगी वो यूट्यूब पर मिलेगी देखने को, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस क्लास, ठीक है, मतलब वन शॉट होगा तो प्रैक्टिस ही होगी उसमें। परसों मैं जो प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ आपको, परसों फिर आपकी लंबी क्लास चलेगी जैसे पिछली बार चली थी, परसों जैसे चली थी। मैं आपको प्रैक्टिस कौन कौन से चैप्टर, 2-3 चैप्टर बता दूं, 2-3 चैप्टर बता दो, 3 चैप्टर बता दो, क्योंकि 2 से 3 घंटे की चलेगी। दो तीन चैप्टर बताना बस। कल तो चलेगा, देखो यूट्यूब पर आप देख सकते हो, परमुटेशन प्रोबेबिलिटी की चलेगी। चलिए एक तो सेट रिलेशन की रख देते हैं हम, एक स्ट्रेट लाइन की रख देते हैं, कैलकुलस में ही मतलब रखना है। स्टैटिस्टिक्स इसकी जल्दी मैं यूट्यूब पर करवाऊंगा तो देख लेना, पहले भी देखो करवा के रखा है, फिर से करवाऊंगा मैं, वो देख लेना। यहाँ चलो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की करवा देता हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स तो आसान लगेगा। वेक्टर का भी स्ट्रेट लाइन, अच्छा वो स्ट्रेट लाइन सर्कल वेक्टर 3D में अभी लगा नहीं, और करवाऊं उसमें प्रैक्टिस, ठीक उतना से हुआ नहीं। मंडे की होगी कैलकुलस की यूट्यूब पर, अब उसके हिसाब से बता दो आप। परमुटेशन प्रोबेबिलिटी कल ही होगी बेटा, यूट्यूब पर प्रैक्टिस होगी, ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। चलो तो इसकी करवा देंगे, मैं बता रहा हूं, उसके बाद हम करा देते हैं 12th के टॉपिक का, डिफरेंशियल इक्वेशन की करवा दें, डिफरेंशियल इक्वेशन की, या तो यार 3D इतना कराया था, अभी पेट नहीं भरा इतने में, कॉम्प्लेक्स नंबर करवा दें। चलो मैं सेट रिलेशन की रख देता हूँ, स्ट्रेट लाइन की रख देता हूँ, और एक मैं एक 12th में रख देते हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की रख देते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो चलो एक आध दो चैप्टर छोड़ दो, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, ठीक, ये दो की मैं पक्का कराऊंगा, और ठीक है अपनी मर्जी से देख लूंगा।
चलो फिर ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, और जल्द ही 10 तारीख के बाद एक सेशन, एक दो सेशन होगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट का मतलब ये हुआ कि जो ज्यादा बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, जो टॉपिक ज्यादा फेवरेट है एग्जाम्स में, उन सारे पूरा पूरा शुरू से लेकर अंत तक सारे चैप्टर्स का मैं करवाऊंगा, जिससे उससे फायदा ये हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस डायरेक्ट बनेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो चाहे उसे पीडीएफ चाहे डायरेक्ट देखिएगा, पर उससे उस पीडीएफ को जरूर आपको पढ़ना है, चाहे उसको बाद में पढ़िए पहले पढ़िए, ध्यान रखिएगा। 12 बजे क्लास होगी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, चलो धन्यवाद। 12 बजे है क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की, आना।